हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कनाडा से पाकिस्तान आने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और बेसिकली दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ होते हैं कंपलसरी और कुछ होते हैं ऑप्शनल। मैं दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं एक लिस्ट बना के भी इन डॉक्यूमेंट्स के लगा दूंगा। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो काइंडली ध्यान से सुन लें कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और आप क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स की, और आप कैसे वो हासिल कर सकते हैं और किस तरह के वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो होता है रिसेंट एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स। रिसेंट एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स में आपकी डिग्री आ जाती है। फर्स्ट कर लें, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर आपने एफएससी की हुई है तो आपकी एफएससी की डिग्री या रिज़ल्ट कार्ड। कोशिश करें कि अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स आपकी डिग्री या आपके एफएससी के सर्टिफिकेट्स या रिज़ल्ट कार्ड अगर अटेस्टेड हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद अगर आपने फ़र्स्ट कर लिया आप टेस्ट नहीं करवाते तो मतलब कनाडा के लिए एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है कोई, लेकिन टेस्ट करवा लें। मैंने अपने केस में करवाया था तो ज़्यादा बेहतर है। और बेसिकली जो आपकी डिग्री होती है, डिग्री के बैक पे उन्होंने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया लिखा होता है कि इतने पॉइंट्स पे इतना सीजीपीए होगा या इतने पॉइंट पे इतनी परसेंटेज होगी। तो आपने जब भी स्कैन करनी है अपनी डिग्री तो आपने उसकी बैक भी लाजमी करनी है, क्योंकि बैक पे उन्होंने बताया होता है कि कितने पॉइंट्स पे उनकी क्या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा। सेकंड नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट आता है वो आता है जीआईसी सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ एसटीएस जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जीआईसी पे करनी होती है जो कि 10,000 कैनेडियन डॉलर्स होती है। वो जीआईसी सर्टिफिकेट आपको जीआईसी का एक वो हो जाता है, मतलब वो लोग अलाउ कर देते हैं, आपको सेंड कर देते हैं वो डॉक्यूमेंट आपने क्या करना होता है वो भी साथ सबमिट करवाना होता है। जीआईसी आप डिफरेंट बैंक्स में करवा सकते हैं, जिस तरह मैंने अपने केस में सीआईबीसी से करवाया था। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे बैंक ऑफ स्कोशिया हो गया, जैसे रॉयल बैंक हो गया। तो ये बैंक्स वो हैं जो कि जीआईसी ऑफर करते हैं। जीआईसी इटसेल्फ एक सेविंग अकाउंट होता है और आपने यहाँ पे 10,000 कैनेडियन डॉलर सबमिट करवाने होते हैं, और जब आप वापस यहाँ पे आते हैं तो फिर यही पैसे आपको रिफंडेबल होते हैं, ये पैसे आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलते हैं। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है थर्ड नंबर पे वो है एविडेंस ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट। एविडेंस ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट बेसिकली उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है जो कि कोप पे आ रही हैं। कुछ डिग्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि कोप ऑफर करती हैं, जैसे मेरे केस में मेरा जो है वो ऑप्शनल कोप है। कुछ डिग्रीज़ में कंपलसरी कोप होता है। तो अगर तो ऑप्शनल कोप होगा तब भी आपको एक कोप लेटर होगा, इशू होगा, वो आपने अपलोड करना है यहाँ पे। लेकिन अगर आपका कंपलसरी है तब भी यहाँ पे आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जस्ट इन केस कि आपका कोप नहीं है तो आप लोग ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये वाली फील्ड। इसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ ट्यूशन पेमेंट। आप लोगों को इन केस ऑफ एसडीएस पूरे साल की फ़ीस सबमिट करवानी होती है। अगर आप पूरे साल की फ़ीस सबमिट करवाते हैं तो आपको एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक पेपर सेंड करता है जिस पे उन्होंने ये वेरीफाई किया होता है कि ये स्टूडेंट का नाम है, ये इसका एड्रेस है और ये इसकी स्टूडेंट आईडी है और इसने इतने पैसे जमा करवा दिए हैं, जो कि इसकी 2 सेमेस्टर्स मतलब एक साल की फ़ीस है। तो वो आप अपलोड करते हैं प्रूफ ऑफ ट्यूशन पेमेंट के फोल्डर में। और फिफ्थ नंबर पे आपका आता है प्रूफ ऑफ आइट्स लैंग्वेज टेस्ट। बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज टेस्ट, तो इसमें आइट्स भी है और आई गेस 2 या 3 टेस्ट और भी हैं जो कि आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आइट्स। तो जब आप आइट्स करते हैं आइट्स वाले आपको ऑफिशियल रिज़ल्ट एक सेंड करते हैं। वो टेस्ट का जो फाइल है पीडीएफ की फॉर्म में आपने यहाँ पे इस फोल्डर में अपलोड करना होता है। इसके बाद आता है पासपोर्ट। आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए उस ड्यूरेशन तक जब तक आपका वीज़ा आपका अलॉट हो रहा है। फर्स्ट कर लें, अब मेरी डिग्री 2 साल की है और मेरा वर्क परमिट 3 साल का, तो टोटल हो गई है 5 साल। तो मैंने ये मेक श्योर करना है कि मेरा पासपोर्ट 5 साल तक वैलिड हो। जस्ट इन केस कि अगर आपका पासपोर्ट 2 साल तक वैलिड है जब तक आपकी स्टडीज़ हैं, तब भी आप यहाँ से रीन्यू करवा सकते हैं पासपोर्ट, लेकिन अगर आप बिफोर हैंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप 10 साल वाला पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं लाहौर पाकिस्तान से ही। तो अगर आप वो बनवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, उसकी एक्सपायरी 10 साल की होती है। पासपोर्ट के बाद आता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसे हम LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? ये लेटर होता है जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं तो वो आपको ये लेटर जो है वो सेंड करते हैं। अब इस लेटर में क्या होता है, उन्होंने ये वेरीफाई किया होता है कि ये स्टूडेंट है, हम इसको सीट ऑफ़र कर रहे हैं, और जब आप फ़ीस पे कर देते हैं तो वो सीट कंफर्म हो जाती है। तो ये लेटर भी आपने लगाना होता है इन कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक डिजिटल फ़ोटो वाला फ़ोल्डर होता है, आपने डिजिटल फ़ोटो अपलोड करनी होती है। डिजिटल फ़ोटो ऐसी हो कि आप विद वाइट बैकग्राउंड करें, तो मतलब ये रिकमेंडेड है कि आप वाइट बैकग्राउंड करें। हर जगह हम ब्लू बैकग्राउंड के साथ करते हैं, लेकिन इन वीज़ा प्रोसेस वाइट बैकग्राउंड जो है वो प्रेफर किया जाता है। इसके बाद जो है वो आपका आता है प्रूफ ऑफ अपफ्रंट मेडिकल एग्ज़ाम।
अब प्रूफ ऑफ अपफ्रंट मेडिकल एग्ज़ाम में क्या करना होता है, इन केस ऑफ एसडीएस आपको बिफोर हैंड अपना मेडिकल एग्ज़ाम करवाना होता है। जब आप मेडिकल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, आप फ़ीस पे करते हैं, फिर आप जाते हैं अपना मेडिकल देते हैं। मेडिकल के बाद मेडिकल वाले उसी दिन जिस दिन आप टेस्ट देते हैं आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके तो इस फ़ोल्डर में अपलोड करना होता है। इसके बाद आता है फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपने अपने बहन भाई, अपने माँ बाप और स्पेशली वो बंदा या बंदी जो कि स्पॉन्सर होगा आपका, उसके बारे में आपने इन्फॉर्म करना होता है और सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि वो क्या कर रहा है और बेसिकली आपका उससे रिलेशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसमें देनी होती है। इसके बाद आता है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। अब क्लाइंट इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली इसमें हम सारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। पहले मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो सारे कंपलसरी हैं और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो हम क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में लगाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है आपकी एसओपी। एसओपी का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ऑप्शनल है, कोई मतलब कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन यही वो चीज़ है जो आप में और बाकी कैंडिडेट्स में डिफ्रेंशिएट करती है। तो आप लाजमी एसओपी लगाएं। और एसओपी का क्या है कि मतलब एसओपी जो है वो अच्छा खासा टाइम लेती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इन फ्यूचर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप अप्लाई करें, तो आप एसओपी पे बिफोर हैंड काम स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर। और एसओपी ही जो है जो अक्सर आपकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का बाइस बनती है। इसमें आपने डिफ़ाइन करना होता है कि आपने कौन सा प्रोग्राम क्यों चूज़ किया और उसकी पाकिस्तान में क्या वर्थ है, उसकी जहाँ आप आ रहे हैं वहाँ क्या वर्थ है, और आपने कनाडा ही क्यों चूज़ किया। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो एसओपी पे भी बना दूंगा कि एसओपी में क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट्स को डील करना चाहिए, किन क्वेश्चंस के आंसर करने चाहिए, ये सारा कुछ। और एसओपी के बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है वो है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपना आईडी कार्ड लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 180 डेज़ तक वैलिड होता है। तो आप ये कोशिश करें कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं आप तब ही बनवाएं, पहले से ना बनवाएं इसको, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो 180 डेज़ तक होती है। और ये आप पुलिस जो सेंटर्स होते हैं वहाँ से बनवा सकते हैं। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, ये वेरीफाई करता है कि ये बंदा है और इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद आता है इंटर्नशिप या जॉब सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई जॉब की है या आपने कोई इंटर्नशिप की है जिसका जिक्र आपने अपनी एसओपी में किया है, तो आप लाजमी अपना इंटर्नशिप या जॉब सर्टिफिकेट भी लगाएं। वो चीज़ें जिसका आप एसओपी में जिक्र करेंगे आपको उसकी फ़िज़िकल फॉर्म में स्कैन फॉर्म मतलब उसकी लाजमी लगानी है। क्योंकि अगर आप जस्ट बात करें एसओपी में और आप उसकी कोई वैलिडेशन नहीं दे रहे तो वो कंसिडर की जाएगी कि ये वेग है। इसके बाद आती है एफआरसी, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट। ये नादरा इशू करता है और बेसिकली ये चीज़ बताता है कि इस बंदे के माँ बाप ये हैं, इनका नाम ये है, इनका आईडी कार्ड नंबर ये है और इसके बहन भाई ये हैं और इसका नाम, एड्रेस, पता और मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी है। जस्ट इन केस इफ़ यू आर मैरिड तो आपकी वाइफ की और आपके बच्चों की इन्फॉर्मेशन भी इस पर होती है। अच्छा, आफ्टर एफआरसी आपने एक लगाना होता है एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप फर्स्ट कर लें, आपने जिस बंदे को स्पॉन्सर बनाया होता है आपने उसकी इन्फॉर्मेशन लगानी होती है। अब मेरे केस में मेरे फादर मेरे स्पॉन्सर थे, तो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट या एफिडेविट ऑफ स्टेटमेंट उनके हवाले से बनेगा। मतलब ये लेटर वो लिख रहे होंगे ये बताते हुए कि ये मेरा बेटा है और मैं इतने फंड्स इसको दे रहा हूँ जस्ट टू कंप्लीट हिज स्टडीज़। ओके, इसके बाद हमने लगाना होता है प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट हम किसी भी पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन के बंदे से इवैल्यूएट करवाते हैं अपनी प्रॉपर्टी। वो हमारी प्रॉपर्टी का रेट निकालता है, हमें बताता है आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ ये है। वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट में टोटल प्राइस लिखे जाते हैं कैनेडियन डॉलर्स में और पाकिस्तानी रुपीज़ में, और वो बताते हैं उसमें कि आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ ये है। जस्ट इन केस अपनी हम टाइज स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि जी आया हम अपनी फ़ीस पूरी कर सकते हैं, हम अपने एक्सपेंडिचर पूरे कर सकते हैं इन कनाडा। इसके बाद आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप अपने फादर को शो कर रहे हैं अपना स्पॉन्सर तो आप अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर आप खुद सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। और यूजली बैंक स्टेटमेंट ऐसी जो है वो अच्छी कंसिडर की जाती है जिसमें जिसमें आप कहें कि ट्रांजेक्शन्स यूजली इन और आउट होती रहती हैं। ट्रांजेक्शन इन और आउट का मतलब है कि उसमें क्रेडिट और डेबिट होता रहा है, मतलब पैसे निकल भी रहे हैं और पैसे ऐड भी हो रहे हैं। और यूजली जो कंसीडर की जाती है, जो रिकमेंड की जाती है, वो 6 मंथ की स्टेटमेंट की जाती है। इसके बाद एक होता है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। बेसिकली अकाउंट मेंटेनेंस लेटर पे ये वेरीफाई किया जाता है कि ये बंदा है और इसका अकाउंट अब से है हमारे पास। फर्स्ट कर ले मेरा अकाउंट HBL में है,
तो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर पे ये शो होगा कि इस बंदे का अकाउंट हमारे पास इस तारीख से लेकर अब तक है, इसका जो स्टार्टिंग बैलेंस था वो ये है और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ये है। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स थे जो कंपलसरी भी हैं और ऑप्शनल भी। मैं कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों की लिस्ट लास्ट में ऐड कर दूंगा, और जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका पॉसिबल हुआ उसकी पिक्चर भी लगा दूंगा ताकि आप लोग इससे फर्दर गाइडेंस हासिल कर सकें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सपेंस ब्रेकडाउन किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देखें और मेक श्योर करें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। इसके बाद मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।